प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब बात करते हैं जनाब क्रिकेट की। पाकिस्तान ने कल दूसरे टी20 में आयरलैंड को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। बॉलिंग ने कल 193 रन ज़रूर कंसीड कराए, लेकिन कल बैटिंग ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को जो है कामयाबी दिलाई। और मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, चूँकि बाबर आजम के 0 पर आउट होने के बाद बहुत बड़ा प्रेशर था कि शायद पाकिस्तान के लिए मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा, सीरीज़ भी। लेकिन शानदार बैटिंग की फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 195 रन यानी कि 194 रन का जो हदफ है सिर्फ 16.5 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। और आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को हौसला मिला होगा इस परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद लोग और खासतौर पर शायकीन क्रिकेट काफ़ी मायूस थे। पैकेज दिखाते हैं जनाब आपको। पाकिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पैकेज आपने देखा। और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमें ज्वाइन करें। रऊफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीन तौर पर इत्मीनान हुआ कि कम से कम पाकिस्तान ने इस मैच को जीता। हालांकि जब कल बाबर आजम आउट हुए तो लग रहा था हालात काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन आप ओवरऑल तज्जिया क्या करते हैं इस मैच का? 182 हमने पहले मैच में कंसीड किए, 193 हमने कल कंसीड किए, लेकिन बैटिंग ने कल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, स्पेशली रिजवान फ़खर ने। बट क्या कहेंगे आप, जो बॉलिंग हमारी 193 रन हमने कंसीड किए, क्या इस पर हमें थोड़ी तशवीश नहीं होनी चाहिए? देखिए बेसिकली अगर अगर आपने टी20 टूर्नामेंट या किसी शॉर्ट फॉर्मेट में जीतना तो आपकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सकती, और जो स्ट्रांग टीम है उनके खिलाफ आप स्ट्रगल करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर पास्ट में पीछे 1-2 डिकेड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड शॉर्ट फॉर्मेट में इसीलिए बेहतर है कि पाकिस्तान के पास एक्सेप्शनल स्पिन बॉलिंग अटैक रहा और एक्सेप्शनल फास्ट बॉलिंग अटैक रहा। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज देखें, लास्ट वर्ल्ड कप देखें, एशिया कप देखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज देखें, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। और स्पिन बॉलर तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर नहीं है जो कि ना तो शुरू में ओवर कर सकता और ना ही दरमियान में आपको विकेट लेकर दे सकता है। सही। एक तो ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि शादाब खान आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है और लास्ट मैच में उनको 4 ओवर में 54 रन कंसीड हुए। उसके बाद जो आपके दोनों पेसर्स हैं जिन पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, सही। वो प्री मेच्योर इंजरी की वजह से उनको वापस लाया गया और उनकी पेस बहुत ज्यादा कट हो चुकी है। इवन 135 पेस पर भी जाते हुए जो शाहीन अफरीदी है और नसीम शाह वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने देखा लास्ट मैच में 4 ओवर में उनको 50 रन कंसीड हुए। और जो आयरलैंड की टीम है उसके खिलाफ पहला मैच आप हारे हैं, जी उसमें जी। 183 रन उन्होंने क्वाइट इजीली चेज किए। तो मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई आपकी बॉलिंग और अच्छा फील्डिंग। रोफ, प्लीज मुझे अब गाइड दूसरा कीजिएगा। मैच कल जो हमारी बॉलिंग थी खास तौर पर, मैंने देखा कि कुछ एरियाज में बहुत आसानी से हमने जो है ना वो लेग साइड पे बॉलिंग की, या कभी हम ऑफ स्टंप के बाहर बहुत बॉलिंग कर रहे हैं। एज अ फास्ट बॉलर आपने क्या ऑब्जर्वेशन की कि क्या ये कि सलाहियत में जैसे आपने कहा कमी नहीं है कि शाहीन और नसीम वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, लेकिन इंजरी की वजह से पेस जरूर कम हुआ है, लेकिन एरियाज तो हम अच्छे हिट कर सकते हैं ना? हमारे बॉलिंग कोच को उन्हें समझ नहीं आ रहा, चूंकि वहाब ज़्यादा सीनियर मैनेजर मौजूद हैं, अजहर महमूद एज अ हेड कोच मौजूद हैं, जबकि इन दोनों के होते हुए हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। ओवरऑल आप क्या समझते हैं हमारी फास्ट बॉलिंग का डायरेक्शन जो था कल, वो क्यों सही नजर नहीं आया? बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था जैसे हम दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे हैं। कप्तान ने फील्ड क्या सेट की हुई है और आप बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं? देखिए बेसिकली जो आपने दो नाम लिए हैं वो जरूरी नहीं है कि आपने थोड़ी क्रिकेट खेली हो तो आप पे क्रिकेट की सेंस भी हो। ये चीज आपके साथ चलती है जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि आप कौन से साथ रख के आपने प्लेयर डेवलप किए और कौन से बॉलर्स आपने साथ रख के डेवलप किए और आपका माइंडसेट क्या है। जी। ज़ाहिर डेवलपमेंट की तरफ होगा तो फिर आप आगे जाके डेवलप करेंगे। मगर ये दो बंदूक के आपने नाम लिए, मैंने कभी भी इनको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं देखा कि टीम को साथ लेकर चली हूँ या कोई डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा रहे हूँ। तो अब प्रॉब्लम यही आ रही है। जो हमारे दो फास्ट बॉलर हैं मैंने उनको मेंशन किया है। अब जब आपकी पेस कट हो जाती है तो बहुत अरसा आपको यकीन नहीं आता कि आप 147 145 से 131 132 पे आ गए सही। हैं। अब देखिए कि ये जो जिस जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं 147 पेस होगी तो वहां पे तो वे मैनेज करके बीट कर सकते हैं बैट्समैन को। ठीक। मगर 132 पे इस जगह पे बॉलिंग करना मेरा ख्याल है कि एक डिजास्टर होगा पाकिस्तान के लिए भी और इनकी बॉलिंग के लिए भी। इनको जितनी जल्दी ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी बॉलिंग की जो स्पीड है वो कट हो चुकी है, हम ठीक। 130 से 135 के बॉलर हो गए हैं, तो सही। उतना ज्यादा इनको भी फायदा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा चले, होगा। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। इसको आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक में ले रहा हूं। ब्रेक से वापस आकर तीसरे टी20 में जो कल खेला जाना है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कोई चेंजेस कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे रऊफ से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब अब बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जो कल खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। रऊफ, इन दोनों मैचेस को देखते हुए एक चीज़ मेरे जहन में एक और आई है कि हमने वेस्ट इंडीज़ में भी क्या 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, चूंकि हम अबरार को
खिला नहीं रहे हैं। शादाब को हमने ड्रॉप कर दिया है, उसामा हमारे प्लान्स में भी है नहीं है, उनको हमने डाला ही नहीं स्क्वाड के अंदर। सो क्या हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं सही तरीके से? देखिए अनफॉर्चुनेट अब ये इसलिए है कि देखिए आप जो पास्ट आपकी सीरीज गुजरी है न्यूजीलैंड की, वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप जितने भी यंगस्टर थे आप उनको ट्राई कर सकते थे। मगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ कि वहां पर 2 मैचेस न्यूजीलैंड की सी टीम आपसे जीत गई और आपको प्रिपरेशन का मौका नहीं मिला। आपको जो आपका बेंच स्ट्रेंथ थी उसको आजमाने का मौका नहीं मिला और आपका रिप्लेसमेंट प्लान बुरी तरह नाकाम हुआ। अब फिर उसी टीम को उठाकर आप आयरलैंड के टूर पर ले गए। अब यहाँ से आपने 3 बंदों का एग्जिट करना है वर्ल्ड कप से पहले, और अभी आपके पास जब आयरलैंड ने आपको पहला मैच हरा दिया और दूसरा मैच आप जीते तो आप सीरीज नेक टू नेक आ गई है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप सीरीज हार जाते हैं तो आप पे इमेंस प्रेशर आ जाएगा, पब्लिक की तरफ से हर जगह से आप पे प्रेशर आएगा। तो आप फिर एक दफा फिर फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। आप ऑप्शन क्या था आपके पास? आप उस्मान खान को दोबारा नहीं खिला सकते, आप इब्रार को इमाद वसीम की जगह पर दोबारा नहीं ट्राई कर सकते, आपने शादाब खान की जगह पे आपने मोहम्मद आमिर को लाया। आप 3 फास्ट बॉलर में से आप किसी को रेस्ट भी नहीं दे सकते। तो आपका रिप्लेसमेंट प्लान या ये आपका जो रिप्लेसमेंट जो आपका प्लानिंग थी वो तो बुरी तरह फेल होगी इस टूर में भी। अब आप इंग्लैंड के खिलाफ भी इसी तरह जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसके खिलाफ भी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें जो एक विजन पर मबनी थिंक टैंक बनाना चाहिए, मैनेजमेंट बनानी चाहिए जिनके फैसले लॉन्ग टर्म हो, विजन पर मबनी हो और एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट प्लान आपके पास मौजूद हो। ताकि अब इंग्लैंड की सीरीज के बाद आ रही है जिसका शेड्यूल भी आपके सामने मौजूद है और मेरी इत्तला के मुताबिक पहले T20 के बाद आपने टीम भी अनाउंस करनी, क्योंकि 24 मई इज द कट ऑफ डेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो 22 मई का आपने मैच देखना है, 23 मई को या 24 को मैक्सिमम आपने टीम अनाउंस करनी है। तो आपके ख्याल में क्या करना पड़ेगा? कतई नज़र टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, बट हमें तो वर्ल्ड कप में जो एक आइडियल टीम चाहिए उसमें शायद हमें कम से कम 2 या 1 तो स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। अबरार को नहीं खिलाना चाहिए हमें? आपकी राय क्या है वैसे? देखिए खिलाना तो चाहिए मगर अब कैसे खिला सकते हैं? आप देखें ना, जिस तरह सीरीज डिसाइसिव पॉइंट पे आ चुकी है तो इसमें इमाद वसीम को ये कैसे बाहर बिठाकर अबरार का चांस ले सकते हैं? फिर जो आपके 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी है या आमिर है, उसके बाद अब तो 4 खिला रहे हैं ना रऊफ, क्योंकि नसीम भी हैं और फिर आपने देखा कि अब्बास अफरीदी भी खेल रहे हैं। 4 फास्ट बॉलर 4 बॉलर खिला रहे हैं और जो चलो अब्बास अफरीदी तो उनकी जगह बनती है, जो बाकी 3 बॉलर हैं तो वो तो जगह छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। आप हसन अली को साथ लेकर गए हैं, मेरा नहीं ख्याल आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ना, टेस्ट हो सकते हैं और वो बाहर बैठकर ही वर्ल्ड कप प्लान से वापस आ जाएंगे। हारिस रऊफ को आप साथ लेकर गए हैं, अभी तक आपने उनको कोई मैच नहीं खिलाया, आप उनको किस तरह डायरेक्ट वर्ल्ड कप में टेस्ट करेंगे? आप प्री मैच्योर इंजरी के बाद प्लेयर्स को तो बड़े इवेंट में उतारते हैं, वो दोबारा अनफिट होते हैं और फिर उनका कैरियर रऊफ आपके ख्याल में, चूंकि आप जैसे आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की और हमने भी ऑब्जर्वेशन की कि हारिस रऊफ अब तक खेले नहीं, पाकिस्तान के लिए अच्छी जरूरत हो सकते हैं, लेकिन जब वो फिट हों, अगर उन्होंने मैच ही नहीं खेला और आपने 22 मई के मैच के बाद टीम अनाउंस करनी है, क्या हारिस रऊफ आपके ख्याल में वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए ना कि यही तो मैं बात करता हूँ कि मैनेजमेंट प्लान जो आपका है वो एक विजन पर बेस करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप अनफिट प्लेयर और जो प्री मैच्योर इंजर्ड प्लेयर है उनको उठाकर पाकिस्तान टीम में बड़े इवेंट्स में डाल दे और पाकिस्तान इवेंट में स्ट्रगल करता रहे। आपके सामने एशिया कप में क्या हुआ? नसीम शाह की इंजरी के बाद आप बुरी तरह क्लैप्स कर गए वर्ल्ड कप में भी। फिर जो उससे पहले T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, प्री मैच्योर आपने शाहीन अफरीदी को लाया है, उसका लेगामेंट इंजर्ड था, तो उसका पाकिस्तान को फायदे की बजाय बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान मैच इवेंट से बाहर हो गया, शाहीन अफरीदी 1 साल के लिए क्रिकेट से बाहर हो गया, पेस उनकी कट ऑफ होगी और फिर आप दोबारा वही गलती रिपीट कर रहे हैं। हारिस रऊफ के केस में आप उसकी इंजरी के बाद प्री मैच्योर उसको फिर वापस लेकर आ रहे हैं और उसको दोबारा पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा उसकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम कल का, ताकि जैसे आपने कहा कि बड़ा प्रेशर आ जाएगा अगर आप सीरीज हारते हैं या अगर कल खुदा ना खास्ता मैच हारते हैं, तो लेट्स होप कि पाकिस्तान विन टुमारो और हम सीरीज जीत कर एक पॉजिटिव नोट पर जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए रवाना हो। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।